Hello everyone. In the last lecture, we have studied the relation between Young's modulus, bulk modulus, and Poisson's ratio. In today's class, we are going to study the relation between Young's modulus, modulus of rigidity, and Poisson's ratio. For that, you have to draw this diagram. Please pause the video and first draw this diagram in your notebook. So now give the heading relation connecting Young's modulus, that is, its symbol is denoted by capital Y, modulus of rigidity, which symbol is denoted by eta, and Poisson's ratio, which symbol is denoted by sigma. Here we have to derive the relation connecting these three symbols. Okay. Now, first of all, you have to consider a cube. आपको यहाँ पे एक क्यूब कंसिडर करना है जिसका हर एक साइड का लेंथ कैपिटल एल हमने कंसिडर किया, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए, यहाँ पे एक फैक्टर आया है ईटा। ईटा इज व्हाट? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के लिए हमने देखा था, उसका फॉर्मूला होता है शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। अब जैसे यहाँ पे टर्म आ गया शेयरिंग, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्यूब लिया आपने, क्यूब का एक जो बॉटम वाला पार्ट है उसको फिक्स कर देना है एंड केवल अपर पोर्शन पे आपको फोर्स लगाना है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में कैपिटल एफ से हमने यहाँ पे शो किया है कि हम एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ओके, और वो भी केवल अपर लेयर पे फोर्स लगा रहे हैं क्यूब के। उसका जो बॉटम लेयर है दैट इज डीसी, जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो हमने फिक्स रखा हुआ है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इसका इक्वेशन डिराइव करना। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम में देखिए ओरिजिनल जो हमारा क्यूब था, देखिए ए बी सी डी फर्स्ट फेस हो गया उसका। अब जैसे ही हमने फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में, अलोंग द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे देखिए जो ए पोजीशन था, जो पहले यहाँ पे प्रेजेंट था, वो मूव होके कहाँ पे चला गया, इस पोजीशन पे आ गया, जिसको हमने डिनोट किया किससे, ए डैश से। सिमिलरली जो बी पोजीशन था वो कहाँ पे चला गया, वो चला गया बी डैश पे। और जो इसके बीच में जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट आया उसको हमने डिनोट कर दिया है स्मॉल एल से। यहाँ पे नोट कीजिए जो साइड लेंथ हमने कंसिडर किया है सभी साइड का वो कैपिटल एल है, और जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसके वजह से, हमने अपर पोर्शन पे फोर्स लगाया, उसके वजह से यहाँ पे एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे डायग्राम में करेक्शन कीजिए, ये जो आपको थीटा दिख रहा है इट इज नथिंग बट प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। जो एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है उसको आपको केवल शो करना है किससे, एंगल फाई से। तो हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन। आपको सबसे पहले कंसिडर करना है क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे कंसिडर अ क्यूब विथ साइड एल। इसका हर एक साइड हमने इसका लेंथ कंसिडर किया है एल, वेयर एल इज द लेंथ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइड लेंथ, जिसको हमने कंसिडर किया है कैपिटल एल से। नाउ कंसिडर टेंजेंशियल फोर्स, यहाँ पे जो हमने एफ से शो किया है एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ कंसिडर अ टेंजेंशियल फोर्स। अब यहाँ पे देखिए केवल फोर्स नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला गया टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स मतलब हम केवल फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं, अपर पोर्शन पे फोर्स लगा रहे हैं। जो क्यूब है हमारा उसके केवल अपर लेयर पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स F is applied on the top face while bottom face is held fixed, while bottom face is held fixed। ओके, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले डायग्राम बना दिया। अब डायग्राम को देखते हुए हम
एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को। अब जैसे ही यहाँ पे हमने एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, यहाँ पे क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, और जैसे ही डिफॉर्मेशन होगा वहाँ पे एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन फॉर्म होगा या शियरिंग एंगल फॉर्म होगा, जिसको हमने डिनोट कर दिया है किससे, एंगल फाई से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉजेज द क्यूब, दिस कॉजेज द क्यूब टू डिफॉर्म, और यहाँ पे एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होगा, फाई, एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन इट विल बी फाई। नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे शेयरिंग स्ट्रेस की। जैसे ही यहाँ पे टर्म आ गया स्ट्रेस, आपको पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। कोई भी फोर्स हो, टेंजेंशियल स्ट्रेस हो या शेयरिंग स्ट्रेस हो, उसका फॉर्मूला सेम रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ शेयरिंग स्ट्रेस, और शेयरिंग स्ट्रेस को हम एक टर्म से डिनोट करेंगे जिसको हम नाम देते हैं कैपिटल टी। इट विल बी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब जैसे ही हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, चीज़ें देखो कैसे चेंज हो रही है। जो पोजीशन ए था वो चला गया ए डैश पे, और जो पोजीशन बी था वो चला गया बी डैश पे, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना आया, जिसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वो हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया स्मॉल एल से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द टॉप फेस हियर, the top face shifts sideways so point B moves to B डैश, और A कहाँ पे चला जाएगा, A डैश पोजीशन पे, एंड A moves to A डैश, और इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन फॉर्म होगा। तो हम इसको लिखेंगे दिस डिफॉर्मेशन इज शोन बाय एंगल फाई, दिस deformation is shown by एंगल फाई। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और हो रही है। देखिए जैसे हमने एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, तो ओरिजिनल जो डायगोनल था ए बी सी डी, जो आपका फेस दिख रहा है क्यूब का ओरिजिनल, उसमें देखिए डायगोनल क्या था, डी बी। अब वो डायगोनल कहाँ पे शिफ्ट हो गया, वो पहला डायगोनल शिफ्ट हो गया डी बी डैश पे, और आपको दिख रहा होगा कि उसका लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमने एक्स डायरेक्शन में वहाँ पे फोर्स लगाया, उसके वजह से वो डी बी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे और एक डायगोनल है जो यहाँ पे शो नहीं किया गया, जो है ए सी से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ए सी, ये हो गया इसका ओरिजिनल डायगोनल। अब ये डायगोनल भी क्या होगा, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि ऑब्वियस है जो पॉइंट ए पे था वो अब ए डैश पे आ चुका है, बट पॉइंट सी अपनी जगह पे फिक्स्ड है, क्योंकि हमने जो बॉटम फेस है उसको फिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है, तो जो डायगोनल ए सी था वो अब चेंज होके क्या हो गया, वो हो गया ए डैश सी। देखिए मैं रेड इससे ड्रॉ कर रहा हूँ इसे समझने के लिए। ओके, तो यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, जो डी बी ओरिजिनल डायगोनल था वो चेंज होके क्या हो गया डी बी डैश, और उसका लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जो डायगोनल सी ए था वो क्या हो गया सी ए डैश, जिसका लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब हमने ये लास्ट डेरिवेशन में भी देखा था, जहाँ पे लेंथ इंक्रीज होगा वहाँ पे होगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, और जहाँ पे लेंथ डिक्रीज होगा वहाँ पे होगा लैटरल स्ट्रेन। और इनको हमने डिनोट किया था सिंबल से, कौन से, अल्फा एंड बीटा। तो यही सब चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, हम क्या कर रहे हैं, केवल डायग्राम को डिस्क्राइब करते जा रहे हैं पहले। अब यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, ड्यू टू अप्लाइड फोर्स द डायगोनल
dB increases to dB dash। ओके, अभी किसके वजह से हो रहा है? ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस अलोंग dB। तो यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीजेस ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस अलोंग dB। नेक्स्ट, अब CA जो AC और CA जो भी आप बोल सकते हो उसे, वो भी डायगोनल क्या हो रहा है यहाँ पे? अब डायगोनल वो कंप्रेस हो रहा है। तो ओरिजिनल डायगोनल AC जो था वो अब हो चुका है CA डैश, तो वो भी मेंशन कर देंगे। डायगोनल CA compressed to CA dash due to compression along CA। अब ऑब्वियसली आप x डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, अब DB डायगोनल क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो AC डायगोनल था वो उसका लेंथ क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लेट अल्फा एंड बीटा बी द longitudinal and lateral strains। तो हमने देखा था लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब वहां पे लेंथ इंक्रीज हो रही है, और लैटरल स्ट्रेन मतलब वहां पे लेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सो लेट अल्फा एंड बीटा बी द लॉन्जिट्यूडनल एंड लैटरल स्ट्रेन्स रिस्पेक्टिवली। ये हो गया आपका पार्ट 1। पार्ट 1 मतलब इसका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया? यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं मैं स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने डायग्राम ड्रॉ किया। डायग्राम में हमने बताया कि एक पोर्शन फिक्स कर दिया है क्यूब का, और अपर पोर्शन पे हम फोर्स लगा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। उसके वजह से क्या हो रहा है? जो पॉइंट ए था वो ए डैश पे चला गया, और जो पॉइंट बी था वो बी डैश पे चला गया। इसके वजह से जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हमने बोल दिया है स्मॉल एल। और सेम ड्यू टू लैटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन भी फॉर्म हो रहा है, जिसको हमने फाई बोल दिया। नेक्स्ट हमने डायगोनल पे फोकस किया। जो डीबी हमारा ओरिजिनल डायगोनल था वो बन चुका है डी बी डैश, एंड सिमिलरली जो हमारा ए सी डायगोनल था वो बन चुका है सी ए डैश। अब यहाँ पे जो डीबी डायगोनल है वो बिकॉज ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पे उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, एंड जो ए सी डायगोनल था ड्यू टू कंप्रेशन उसका लेंथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और वो बन रहा है सी ए डैश ड्यू टू लैटरल स्ट्रेन। अब स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में हमें जो अभी हमने डायगोनल्स डिस्कस किए उसके बारे में ही यहाँ पे लिखना है। तो डायगोनल डीबी स्ट्रेचेस ड्यू टू 2 सेपरेट इफेक्ट्स। अब ये जो डायगोनल डीबी है वो 2 तरीके से यहाँ पे खींच रहा है बाहर के डायरेक्शन में। क्योंकि हम पहले यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं एफ। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे लिखेंगे द डायगोनल DB stretches due to 2 separate effects। कौन से इफेक्ट्स? पहला जो इफेक्ट है उसको हम नाम देंगे एक्सटेंशन फ्रॉम टेंसाइल स्ट्रेस। एक्सटेंशन फ्रॉम टेंसाइल स्ट्रेस। अब यहाँ पे टेंसाइल का मीनिंग क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक
फिक्स पोजीशन है और इसको एक हमने स्ट्रिंग अटैच किया है और स्ट्रिंग को क्या हमने अटैच किया, एक मास अटैच किया है। ओके, तो मास mg डाउनवर्ड फोर्स और इसको बैलेंस करने के लिए टेंसाइल फोर्स लगेगा कहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये स्ट्रिंग में लगेगा। ओके, इसको हम बोल सकते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो टेंसाइल स्ट्रेस का सिंपल मीनिंग है व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेच्ड और पुल्ड द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स दैट डेवलप्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस। अब ये टेंसाइल स्ट्रेस हमने कंसीडर किया तो यहाँ पे इसे डिस्क्राइब करेंगे। ओके, डायग्राम बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट लिखिए, एक्सटेंशन फ्रॉम टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस टी अलोंग डीबी, टेंसाइल स्ट्रेस मतलब हम यहाँ पे बोल रहे हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, स्ट्रेस वाला टर्म आया मतलब यहाँ पे आपको समझ जाना है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो टेंसाइल स्ट्रेस टी अलोंग डीबी लिखेंगे यहाँ पे, द टेंसाइल स्ट्रेस T along dB causes a longitudinal strain। लॉन्जिट्यूडनल का मतलब लेंथ इंक्रीज हो रही है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। और जब जहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन आया वहाँ पे आता है सिंबल जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ अल्फा टी, अल्फा टी, टी क्या है यहाँ पे, टी है आपका टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, वेयर टी इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। ये हमने मेंशन भी किया है ऊपर, ये देखिए शेयरिंग स्ट्रेस टी इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, नाउ द एक्सटेंशन इज, अब एक्सटेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या था हमारा, हमारा ओरिजिनल डायगोनल जो था वो था आपका डी बी। तो स्ट्रेन कितना आया, स्ट्रेन हमने कंसीडर किया इज अल्फा इंटू टी। अल्फा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लेंथ क्या हो रही है यहाँ पे, डी बी डैश जो है वो लेंथ इंक्रीज हो गई है आफ्टर द स्ट्रेचिंग और आफ्टर अप्लाइंग द स्ट्रेन। तो यहाँ पे आएगा द एक्सटेंशन इज स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल लेंथ which is equals to अल्फा कैपिटल टी इंटू डी बी। ओके, और सेकेंड पोजीशन एक्सटेंशन फ्रॉम, पहला हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, अब हो गया एक्सटेंशन फ्रॉम कंप्रेसिव स्ट्रेस। एक्सटेंशन फ्रॉम कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब जैसे ही यहाँ पे एक लेंथ इंक्रीज हो रही है, जैसे डी बी डैश इंक्रीज हो रहा है तो एक साइड क्या हो रही है, कंप्रेस भी हो रही है। देखिए सी ए जो था वो हो गया सी ए डैश, और सी ए डैश जो है वो सी ए के कंपेयर में छोटा हो गया है। ओके, उसकी लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंशन फ्रॉम कंप्रेसिव स्ट्रेस। द कंप्रेसिव स्ट्रेस, यहाँ पे लिखता हूँ द कंप्रेसिव स्ट्रेस T along the other diagonal, other diagonal कौन सा था, सी ए, along the other diagonal जिसको हमने नाम दिया था सी ए, causes the cube to bulge outwards, bulge outwards laterally। And this lateral expansion is also occurs along DB। देखिए
This lateral expansion is also occurring along DB. So the lateral strain is beta into T. अब यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन की बात आ गई. लैटरल स्ट्रेन जहाँ पे भी आएगा उसको अकम्पनी करेगा कौन सा सिंबल? बीटा. तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, दिस लैटरल स्ट्रेन also occurs along DB, and this lateral strain is beta into T. The lateral strain beta into capital T. So the expansion कितना होगा? Expansion और extension, the extension is, therefore the extension is, ये होगा आपका स्ट्रेस इनटू ओरिजिनल लेंथ. स्ट्रेस, सॉरी, इट इज स्ट्रेन. ओके, हम यहाँ पे स्ट्रेन की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साइज डिक्रीज हो रहा है. सी ए का साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. सो द एक्सटेंशन इज स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल लेंथ. स्ट्रेन हमने कितना कंसीडर किया है? ये कंसीडर किया हमने बीटा इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आएगा ओरिजिनल लेंथ हमारा था डी बी. हम डी बी के अलॉन्ग ही कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि डी बी का साइज दो चीज़ों से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. एक तो हम यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, एक साइड देखो डी बी डैश इंक्रीज हो रहा है और एट द सेम टाइम सी ए का जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है, जो हेल्प कर रहा है डी बी को इंक्रीज होने में. ओके, तो यहाँ पे एक्सटेंशन कितने टाइप से हुआ? टू टाइप से. एक्सटेंशन फ्रॉम टेंसाइल स्ट्रेस एंड एक्सटेंशन फ्रॉम कंप्रेसिव स्ट्रेस. अब टोटल एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे हम? टोटल एक्सटेंशन मतलब ये जो हमने एक्सटेंशंस निकाले, पहला एक्सटेंशन और दूसरा एक्सटेंशन, उसका सम करेंगे. सो देयरफॉर टोटल एक्सटेंशन जो पहला एक्सटेंशन था उसका वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा टी इंटू डी बी, और जो दूसरा एक्सटेंशन था उसका वैल्यू बीटा टी इंटू डी बी. अब यहाँ पे जो भी कॉमन टर्म्स है उसे हम बाहर निकालेंगे. कौन से कॉमन टर्म्स है यहाँ पे देखिए, डी कॉमन है, बी कॉमन है और मल्टीप्लिकेशन में टी भी कॉमन है, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट में क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा. Give this equation number star. Now, substituting the diagonal length. अब हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है? हमने कंसिडर किया है कि जो सभी साइड्स है क्यूब के, उनका ओरिजिनल जो लेंथ था वो कितना था? कैपिटल एल. मतलब इसके डायगोनल का भी जो लेंथ है वो होगा कितना? कैपिटल एल. क्योंकि हर एक साइड का जो लेंथ हमने कंसिडर किया है वो है आपका कैपिटल एल, तो ऑटोमेटिकली जो डायगोनल लेंथ है वो भी आपका कितना होगा? कैपिटल एल. आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो, ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर है, और स्क्वायर के अगर सभी साइड सेम है तो उसका डायगोनल भी क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो अगर हमने मान लीजिए ए बी जो है उसका डायगोनल का लेंथ एल है, कैपिटल एल, और ए जो ए से लेके डी तक जो लेंथ है उसका लेंथ हमने कंसिडर किया कैपिटल एल, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? जो डी बी का जो लेंथ होगा वो होगा आपका कैपिटल एल. यहाँ पे लिखते हैं नाउ सब्स्टिट्यूटिंग डायगोनल लेंथ. ओके, वेट अ मिनट. यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कीजिए. जो मैंने कहा कि सभी साइड्स के जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, वो बराबर है, बट अब हमें यहाँ पे डायगोनल का जो लेंथ है वो कैलकुलेट करना होगा. हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि उसका लेंथ भी एल ही होगा. तो उसके लिए हमें क्या कंसिडर करना है? हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करना है. कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? देखिए पॉइंट बी
मैं ब्लू से डिनोट कर रहा हूँ, बी, सी और डी। अब हमें पता है सी डी का लेंथ एल है, बी सी का लेंथ भी एल है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, साइड स्क्वायर का सम इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस मतलब हमारा डायगोनल डी बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर अ, सब्सटीट्यूटिंग डायगोनल लेंथ, मतलब पहले हमें डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर अ स्क्वायर फेस, यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर अ स्क्वायर फेस ऑफ साइड एल, मतलब जो हमने स्क्वायर कंसीडर किया है क्यूब का एक फेस, कौन सा, ए बी सी डी, जो एक स्क्वायर फेस कंसीडर किया उसमें हमें डी सी का लेंथ पता है कैपिटल एल है, बी सी का लेंथ पता है कैपिटल एल है, तो उससे हमें अब जो बी डी है डायगोनल वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कैपिटल एल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, क्या होगा, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डी बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा डी बी, एंड डी बी इज नथिंग बट द हमारा जो ओरिजिनल डायगोनल था। ओके, तो उसका लेंथ हमने फाइंड किया है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, देयरफॉर डी बी इज इक्वल्स टू कितना होगा ये, अंडर रूट टू एल स्क्वायर। ओके, तो अंडर रूट टू एंड एल स्क्वायर से स्क्वायर रूट गेट्स कैंसिल आउट, तो ये आएगा कैपिटल एल। तो अंडर रूट टू एल हमारा डी बी जो डायगोनल था उसका लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो हमने डी बी का लेंथ फाइंड आउट किया है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर स्टार में। सो देयरफॉर टोटल एक्सटेंशन इट विल बी इक्वल्स टू, डी बी का वैल्यू क्या आया हमारा, अंडर रूट टू कैपिटल एल टी एज इट इज अल्फा प्लस बीटा, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमें यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें कुछ अरेंजमेंट्स करने होंगे। पहला अरेंजमेंट देखिए, यहाँ पे जो डायगोनल एक्सटेंड हुआ है डी बी डैश जो बना है, वहां पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर, हमने क्या किया बी, और इसको पॉइंट दे दिया पी, बी पी हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। और यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, बी पी बी डैश में एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री का। ओके, परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली एंगल क्या होगा वहाँ पे 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम अरेंजमेंट करना है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप नंबर 3, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BP onto DB dash. The extension is the small length B dash P. डायग्राम देखिए फिर से, एक्सटेंशन इज द स्मॉल लेंथ B डैश P। तो मतलब हमारा जो ओरिजिनल डायगोनल कितना था DB था, उसमें एक्सटेंशन कितना हुआ, एक्सटेंशन हुआ है B डैश P, इतना एक्सटेंशन हुआ है। ओके, तो मेंशन कर देंगे द एक्सटेंशन is the small length
बी डैश पी। नाउ इन ट्रायंगल बी बी डैश पी, ट्रायंगल देखिए कौन सा फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बी बी डैश पी, जिसमें एंगल पी कितना है 90 डिग्री हमने कंसीडर किया, और जो लेंथ हमारा ऑलरेडी लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था, क्यों, क्योंकि पॉइंट बी जो है वो बी डैश पे शिफ्ट हो चुका है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने कंसीडर किया था कितना, स्मॉल एल, विच इज नथिंग बट द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीजें मेंशन करेंगे यहाँ पे। एंगल पी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एंड बी बी डैश का जो लेंथ हमने कंसीडर किया था वो एल, विच इज नथिंग बट द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब डायग्राम में देखिए, जो ओरिजिनल डायगोनल था डी बी, वो 45 डिग्री पे था, किससे, साइड बीसी से। मतलब ये जो एंगल था, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा था यहाँ पे, ये फॉर्म हो रहा था कितना, 45 डिग्री। 45 डिग्री क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और स्क्वायर क्या करता है, स्क्वायर का हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, तो अगर हम बीच में से एक सीधा डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो कितने का एंगल फॉर्म करेगा, वो एंगल फॉर्म करेगा 45 डिग्री का। तो अब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जो ओरिजिनल डायगोनल था डी बी, वो कितने का एंगल बना रहा था साइड बीसी से, वो बना रहा था एंगल 45 डिग्री। और क्योंकि ये शेयर काफी कम है, शेयर मतलब जो एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन है वो काफी कम है, क्योंकि हम केवल अपर साइड में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसके वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे डी बी डैश का जो भी एंगल बनेगा किसके साथ, बी सी के साथ, वो भी कितना बनना चाहिए, वो आपका बनना चाहिए कितना, 45 डिग्री। तो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं मैं, ये जो एंगल बनेगा ये भी आपका बनेगा कितना, 45 डिग्री। अब ये अपर पार्ट इसका देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, बी पी एंड बी डैश। अब ये 45 डिग्री हुआ, तो ये जो अपर एंगल है ये भी होगा कितना आपका, 45 डिग्री। अब ट्रायंगल का एंगल कितना, सम कितना होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। मतलब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये जो एंगल बन रहा है ये भी आपका होगा कितना, 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 45 90 ऐसे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है कहाँ पे, बी बी डैश पी, वो बी डैश का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो यहाँ पे ये सब चीजें मेंशन करेंगे डायग्राम को देखते हुए। द ओरिजिनल डायगोनल DB was at 45 degree to the side BC. Since the shear मतलब डिफॉर्मेशन काफी छोटा है, क्योंकि हमने केवल अपर पोर्शन पे फोर्स लगाया। नाउ सिंस द shear is tiny, तो DB डैश जो होगा स्टिल एट 45 डिग्री, इज स्टिल एट अप्रोक्सीमेटली, हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट 45 नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली मतलब उसी के आसपास। फॉर एग्जांपल 44.7 44.8 हो सकता है, ओके, या 45.1 45.2, उसके आसपास अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री हम कंसीडर कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली विल बी 45 डिग्री। तो जो एंगल बन रहा है, देयरफॉर यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल पी बी डैश डी विल बी अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 45 डिग्री। इट इज डिग्री सिंबल।
ओके, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया जो बी डैश था, देखिए बी डैश कितना है, यहाँ पे हमने 45 डिग्री फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब क्योंकि एंगल बी डैश हमने 45 डिग्री फाइंड आउट कर लिया, तो हम बोल सकते हैं एंगल पी बी डैश बी कितना हुआ 45 डिग्री, और बी बी डैश पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब इसमें देखिए हमारे पास एक चीज हमें पता चल गई कि जो बी और बी डैश का जो लेंथ था वो कितना आया, एल। एल क्या था, स्मॉल एल क्या था हमारा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट था। अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल गया और हमें एंगल भी पता चल गया है कि एंगल कितना है 45 डिग्री। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है दो दो चीज़ें अननोन है। कौन सी चीज़ें, यहाँ पे बी बी डैश पी का वैल्यू कितना रहेगा वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो एंगल बी है, क्योंकि हम एंगल बी से मेजर कर रहे हैं तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैलकुलेट बी डैश पी। नाउ टू कैलकुलेट बी डैश पी इन, अब ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का ऐसे सिंबल बना रहा हूं मैं, बी डैश पी बी। ओके, तो कॉस थीटा हमें कंसीडर करना है। कॉस थीटा क्या होता है आपका, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ये लिख दिया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट क्या है यहाँ पे, क्योंकि हम एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हैं, बी डैश से मेजर कर रहे हैं, तो आपका एडजेसेंट साइड जो होगा वो होगा बी डैश पी, और हाइपोटेनियस क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, बी बी डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे एडजेसेंट हमारा क्या आया, बी डैश पी, और हाइपोटेनियस कितना आया, बी बी डैश, जिसमें से हमें कॉस थीटा का वैल्यू मतलब यहाँ पे कॉस 45 कंसीडर करना है, ये तो पता है, और बी बी डैश का वैल्यू हमारे पास एल है। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं हियर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड बी बी डैश का वैल्यू कितना है, स्मॉल एल। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू बी डैश पी अपॉन बी बी डैश। अब क्योंकि हमें यहाँ पे बी डैश पी निकालना है, तो ये बी बी डैश इस साइड आके कॉस 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा कॉस 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय बी बी डैश, और यहाँ से हमारा वैल्यू निकलेगा कौन सा, बी डैश पी, एंड बी बी डैश का वैल्यू हमें पता है स्मॉल एल, एंड कॉस 45 कितना होता है 1/√2। सो देयरफॉर कॉस 45 का वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे 1/√2 इंटू बी बी डैश कितना है स्मॉल एल, तो ये आएगा बी डैश पी। देयरफॉर बी डैश पी इज इक्वल्स टू 1 इंटू एल इज एल बाय √2। एंड बी डैश पी हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता करना था कि एक्सटेंशन एक्चुअल में कितना हो रहा है। इसके पहले तो हमने एक्सटेंशन निकाल लिया है, दो चीज़ों से एक्सटेंशन निकाल लिया, अब ये कैलकुलेटेड मेथड से भी हमें यहाँ पे एक्सटेंशन निकालना था। बी पी डैश क्या बी डैश पी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पार्ट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटेंशन। अब एक्चुअल एक्सटेंशन कितना है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैथ यूजिंग द मैथ्स। ओके, इसके पहले जो हमने निकाला था वो थियोरेटिकल वे में निकाला था कि शियर स्ट्रेस इतना लग रहा है, लैटरल स्ट्रेन कितना हो रहा है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो हम एक्चुअल एक्सटेंशन निकाल रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ मैथ्स निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे टोटल एक्सटेंशन, जो हमारा डी बी था वो डी बी डैश बनने के बाद वहाँ पे एक्सटेंशन कितना आ रहा है। ओके, तो वो एक्सटेंशन कितना आ रहा है, वो आ रहा है L/√2। तो इसको लिख देंगे हियर बी डैश पी इज नथिंग बट द एक्सटेंशन, देयरफॉर टोटल एक्सटेंशन
इज इक्वल्स टू एल बाय रूट। अब इसके पहले भी हमने एक्सटेंशन निकाला है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है, इसको भी हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये दोनों एक्सटेंशंस जो है इन दोनों को हमें क्या करना है, इक्वेट करना है। क्यों इक्वेट करना है, क्योंकि ये दोनों एक्सटेंशन सेम होने चाहिए। एक तो हमने निकाला किससे, थ्योरेटिकल वे से, और एक हमने किया कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ मैथ्स। सो देयरफॉर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देयरफॉर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था आपका अंडर रूट 2l टाइम्स टी टाइम्स बीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 2l टाइम्स टी टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर है, यह है एल अपॉन अंडर रूट 2। अब ये जो अंडर रूट 2 है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और अंडर रूट 2 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 इंटू एल इंटू टी इंटू अल्फा प्लस बीटा, इट विल बी इक्वल्स टू स्मॉल एल। तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या होगा, 2 हो जाएगा, और जो कैपिटल एल है हम उसको स्मॉल एल के नीचे लेके आएंगे। सो देयरफॉर 2t अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल एल अपॉन यहाँ पे है कैपिटल एल। अब कैपिटल एल नोट कीजिए, इट इज नथिंग बट द साइड्स लेंथ, और जिसको हम हाइट भी बोल सकते हैं। और स्मॉल एल क्या है, स्मॉल एल हमने देखा था इट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, और हमें पता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हाइट और जो साइड लेंथ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका शियर स्ट्रेंथ, जिसको हम बोलते हैं फाई। ओके, तो अब यहाँ पे हम नोट करेंगे, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। नाउ शियर स्ट्रेंथ जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, फाई से, इट इज नथिंग बट lateral displacement अपॉन हाइट और साइड लेंथ। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना था, स्मॉल एल, और कैपिटल और हाइट कितना था, कैपिटल एल। तो आपने नोट किया होगा इक्वेशन 3 और जो हमने शियर स्ट्रेन निकाला उसके वैल्यू ऑल सेम आ गए हैं। ओके, अब हमें निकालना है, नाउ लिखेंगे स्टेप नंबर 4। हमें क्या चीज़ें इक्वेट करते चलनी है, हमें यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशो, ये तीनों चीज़ों को इक्वेट करते हुए चलना है। अब पॉइजन्स रेशो के लिए देखिए अल्फा और बीटा दो टर्म्स तो आ चुके हैं हमारे पास, अभी हमें क्या निकालना है, यंग्स मॉडुलस निकालना है, और यंग्स मॉडुलस के बाद हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी फाइंड आउट करना है। तो पहले मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड कर लेते हैं। सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, और शियरिंग स्ट्रेन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, इक्वेशन 3 से भी निकाला, और शियरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला भी हमने निकाला स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको डिनोट किया है ईटा से। ओके, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इज इक्वल्स टू शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। ओके, अब ये कितना आएगा, देखिए शेयरिंग स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, जिसको हमने डिनोट किया था कैपिटल टी से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टी, और जो शेयरिंग स्ट्रेन है फाई, उसका वैल्यू कितना है, स्मॉल एल अपॉन अंडर रूट स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। फिलहाल के लिए हम शेयरिंग स्ट्रेन को फाई से ही डिनोट करके लिख देते हैं।
ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में देखिए जो एल स्मॉल एल बाय कैपिटल एल है, क्या उसको मैं फाई लिख सकता हूँ? क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया था उसके नीचे शेयर स्ट्रेन फाई का वैल्यू कितना, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, जो स्मॉल एल बाय कैपिटल एल का वैल्यू है उसको हम फाई बोल सकते हैं। ओके, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या था, 2t अल्फा प्लस बीटा, और जो स्मॉल एल बाय कैपिटल एल है उसको बोल दिया फाई। ओके, अब इसके ऊपर वाला इक्वेशन देखिए, इसका पहले इक्वेशन 3 हो गया, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, और इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 को ईटा इज इक्वल टू टी बाय फाइव लिख सकता हूँ, और यहाँ पे अगर मुझे फाइव का वैल्यू निकालना है तो फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ऊपर रहेगा और ईटा इसके नीचे डिवीजन में आ जाएगा। सब्सटीट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 5, यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ फाइव इन इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या बनेगा, 2t अल्फा प्लस बीटा, और फाइव का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया t बाय अंडर रूट, सॉरी t बाय बीटा। अब यहाँ से t एंड t गेट्स कैंसल आउट, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू का साइन है, तो यहाँ पे आएगा देयरफॉर 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय ईटा। और अगर मुझे यहाँ से ईटा का वैल्यू निकालना है, देयरफॉर ईटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ईटा LHS में आ जाएगा, और जो ये 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा है वो RHS में इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ईटा इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा प्लस बीटा। अब हमें पता है कि पॉइजन्स रेशियो के लिए हमें चाहिए बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, साइड में नोट करके लिखिए, वी नो दैट, ये एग्जाम में नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, बस आपको पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू पता होना चाहिए। वी नो दैट पॉइजन्स रेशियो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा बाय अल्फा। अब ये टर्म लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बीटा दिख रहा है आपको, ईटा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा के नीचे हमें अल्फा का टर्म लाना पड़ेगा, तब जाके हम ईटा, यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो को क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो अब कैसे करेंगे, देयरफॉर यहाँ पे लिख रहा हूँ ईटा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स, अब देखिए अगर मैंने ब्रैकेट में से अल्फा को कॉमन निकाल लिया तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा अल्फा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा 1। अब बीटा के पास तो अल्फा है नहीं, तो बीटा के नीचे हम लिखते हैं अल्फा, क्योंकि जब अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अल्फा एंड अल्फा गेट्स कैंसिल आउट, और एज इट इज अपर वाली टर्म हमें मिलेगी। ओके, हमने क्या किया, यहाँ से सिंपली अल्फा को कॉमन निकाल लिया, तो अल्फा की जगह यहाँ पे 1 बचा। अब बीटा के पास अल्फा था नहीं, इसलिए वो इसके डिनोमिनेटर में हमने उसको लिख दिया। ओके, सो देयरफॉर बीटा अपॉन अल्फा हमें पता है सिग्मा होता है, सो देयरफॉर ईटा इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स 2 अल्फा 1 प्लस यहाँ पे है सिग्मा। ओके, अब बचा यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस के लिए देखिए, हमने जो लास्ट डेरिवेशन लिखा था जिसमें हमने डिराइव किया था यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो, उसमें हमने देखा था कि 1/अल्फा जो है वो कितना होता है, उसको हम लिखते हैं यंग्स मॉडुलस का कैपिटल Y। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, हियर वी नो दैट यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना होता है, अल्फा।
अब यहाँ पे देखिए बीटा इज इक्वल टू क्या है 1/2 अल्फा, तो ये 1/अल्फा की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ y, तो देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा y, नीचे क्या बचा यहाँ पे 2 एज इट इज, अल्फा चला गया, क्यों, क्योंकि 1/अल्फा का वैल्यू y होता है, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस सिग्मा। और अगर आप इसे और अच्छे से लिखना चाहो तो y इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो डिनोमिनेटर वाला टर्म था वो LHS में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ईटा और ये 1 प्लस सिग्मा। तो ये हो गया आपका फाइनल डेरिवेशन। अब ये डेरिवेशन भी आपका 8 मार्क्स में आ सकता है, ये 8 मार्क्स का डेरिवेशन हुआ। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने रिलेट किया यंग्स मॉडुलस, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जो y है आपका डिनोट कर रहा है यंग्स मॉडुलस, ईटा आपका डिनोट कर रहा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड जो सिग्मा है आपका, सिग्मा डिनोट कर रहा है आपका पॉइसन्स रेशियो। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन्स रेशियो के बीच में इक्वेशन डिराइव किया।